तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि क्लास 12th फिजिक्स की नई जर्नी स्टार्ट करना है और आज से स्टार्ट भी हो जाएगी। अभी तक दीपावली की छुट्टीज़ वगैरह सब ख़त्म हो गई हैं, तो अब पढ़ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। 1 तारीख है आज और 1 तारीख को पहला लेक्चर हमने आपसे प्रॉमिस किया था। आज से क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। वो बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई चालू कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग सेकंड फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, लाइट्स को पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पहले ख़त्म करेंगे। ऑप्टिक्स जैसे ही पूरा ख़त्म होगा, पहले पूरी फिजिक्स कंप्लीट नहीं करनी है सेकंड वाली, सिर्फ ऑप्टिक्स ख़त्म करेंगे। ऑप्टिक्स के बाद फिर हम लोग फर्स्ट फिजिक्स पे पहुंच जाएंगे और शुरू से क्या करेंगे, ख़त्म करते चलेंगे। फिर ऑप्टिक्स को छोड़ेंगे और बाकी के चैप्टर सेकंड फिजिक्स के हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, यानी प्रकाशिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रकाशिकी। फिर काशिकी। प्रकाशिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, मतलब प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। और प्रकाश की हिस्ट्री के बारे में अगर जाएंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन कुछ कुछ हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, तरंग भी होता है। प्रकाश क्या होता है, तरंग होता है, फोटॉन्स होता है। न्यूटन ने भी कहा था कि प्रकाश क्या है, कण है। इस प्रकार से प्रकाश की अलग अलग थ्योरीज दी गई, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्रकाश की पढ़ेंगे उसमें प्रकाश को मानेंगे किरण के रूप में। किस में मानेंगे, किरण के रूप में। यानी कि जो प्रकाश चलेगा वो सीधी रेखा में गमन करेगा। किस में करेगा, सीधी रेखा में। यानी अगर प्रकाश के जस्ट सामने हम लोग कोई वस्तु रख देंगे तो उसकी क्या बनेगी, यहाँ पे छाया बनेगी। क्या बनेगी, छाया। और हम लोग मानेंगे कि प्रकाश किस में चल रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है। अर्थात जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो उस ब्रांच का अध्ययन हम लोगों को यहाँ पे करना है। क्लास 12th में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नहीं है, परावर्तन नहीं है, लेकिन दर्पण सूत्र दिया गया है। तो क्या जाता है, शुरुआत में हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ लेते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा परावर्तन जान लेंगे, परावर्तन पढ़ लेंगे, जिससे हम लोग दर्पण सूत्र, दर्पण के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा दिमाग में मैकअप रहेगा, जिससे क्वेश्चन अगर आता है तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या रहेगा, पहले से हमें पता रहेगा। तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा जान लेते हैं परावर्तन क्या होता है, फिर तो हम लोग अपवर्तन वगैरह जानेंगे ही। तो देख लो परावर्तन होता क्या है। परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लो प्रकाश की ये कोई सतह है, ये क्या है, कोई सतह है। अगर प्रकाश इस सतह पर किसी एक कोण से डाला जाए, मान लो ये थीटा कोण से प्रकाश आया, थीटा कोण से आया, तो वो क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज करते हुए परावर्तित हो जाएगा उसी कोण पे जिस कोण से ये आया है। ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या है, दोनों थीटा के बराबर हैं। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इसका मतलब ये नहीं है सतह से जिस कोण पे आया है, इस कोण से जिस कोण पे आया है इसी कोण से परावर्तित होगा। ये अलग बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे बीच में एक क्या कर देंगे, हम लोग एक नॉर्मल खींच देंगे, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड के आर से यहाँ पे एंगल आर लिया तो अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको एंगल आर बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड का आर ले लिए तो एंगल आर बोल देंगे। और जो आपतित किरण है इसको इंसिडेंट बोलते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के कोण को इसको एंगल आई बोल देते हैं। तो हम लोगों ने 2 नियम पढ़े हैं परावर्तन के। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या पढ़ा है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये कैसे हो गया, ये देखना कि ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है। 90 में से थीटा माइनस करोगे तो कुछ एंगल आएगा, उतना ही आएगा जब यहाँ भी 90 में से थीटा माइनस करोगे, क्योंकि थीटा थीटा क्या है, सेम है। इस वजह से हमारा एंगल आई बराबर एंगल आर हो रहा है, ना कि इसलिए कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोग, इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में
तुरंत ही हम लोग इंसिडेंट एंगल को देख लेंगे, नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस कोण से सतह पे प्रकाश की परावर्तित किरण आपतित किरण आ रही है और उसी कोण पे क्या चली जाएगी, वो चली जाएगी। इसीलिए जब 90 से माइनस करेंगे तो वही आएगा और उधर भी 90 से माइनस करेंगे तो वही आएगा। इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कितने होते हैं, 2। पहला क्या होता है, जो कि हमारे सिलेबस में है भी नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश आ रहा है और जा रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो ऐसी कोई युक्ति हो जिसमें प्रकाश आए और जाए, प्रकाश आए और जाए। देखो सोचना, अगर कोई पारदर्शी वस्तु है, क्या है, कोई पारदर्शी वस्तु, यानी इसमें प्रकाश आर पार निकल रहा है, क्या कर रहा है, आर पार निकल रहा है। अगर हम कोई ऐसा उपाय करें कि इसमें प्रकाश ना निकल पाए, प्रकाश ना निकल पाए, मान लो इसमें हमने क्या कर दिया, कलई कर दी, क्या कर दी, कलई कर दी। किसी पारदर्शी वस्तु में जिसमें एक क्या है, सतह है, उसमें हमने एक तरफ क्या कर दी, कलई कर दी, तो क्या प्रकाश आएगा और सीधा नहीं चला जाएगा, जिस कोण से जाएगा उसी कोण से चला जाएगा। जब 90 डिग्री पे गया तो 90 डिग्री पे आ गया, जब किसी थीटा कोण से गया तो यहाँ पे थीटा कोण से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। आई बात समझ में। यानी जब किसी पारदर्शी कांच के किसी एक सतह पे अगर तुम कलई कर दिए तो वो बन गया दर्पण। क्या बन गया, दर्पण। अब सतह किस प्रकार की है, इसके आधार पे हम लोग दर्पण को 2 प्रकार से बांट लेते हैं। कितने प्रकार से बांट लेते हैं, 2 प्रकार से। तो दर्पण के बारे में लिखना नहीं है, दर्पण के बारे में लिखना नहीं है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। सोचो, प्लेन मिरर जो है हमारा समतल दर्पण, इसमें किसी समतल कांच को लेंगे। किसको लेंगे, समतल कांच को। समतल कांच के किसी एक सतह पे अगर कलई कर दिए तो उसका दूसरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, यानी परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने लग जाए, यानी परावर्तित करने लग जाए, उस सतह को कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो ये सतह हमारी परावर्तक हो गई। तो प्रकाश जिस कोण पे आएगा उसी कोण पे क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। ये जो युक्ति बन गई है, ये जो चीज़ बन गई है, ये बन गया है समतल दर्पण। स्फेरिकल क्या रहेगा, मान लो तुम्हारे पास कोई खोखला कांच का गोला है। क्या है, खोखला कांच का गोला, खोखला कांच का गोला। खोखले कांच के गोले को तुमने क्या किया, यहां से काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। कुछ इस प्रकार आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार ही आएगा। यानी किसी खोखले गोले को काटकर उसकी किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर तुमने कलई कर दी। क्या कर दी, कलई कर दी, तो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दर्पण। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण बन जाएगा। कैसा दर्पण बन जाएगा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। क्यों, कि भैया तुमने इधर सतह पे कलई की है, हो सकता है कि तुम्हारा मन करे कि तुमने अंदर की सतह पे कलई कर दिए, यानी अंदर की सतह पे कलई कर रहे हो या बाहर की सतह पे कलई कर रहे हो। इसके आधार पर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अगर तुमने बाहर वाली सतह पर, देखो इसको रफ कर देते हैं, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर बाहर वाली सतह पे कलई की है तो जो दर्पण बनेगा वो बनेगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा, अवतल दर्पण। यानी बाहर वाली सतह क्या है, उभरी सतह है। कैसी है, उभरी है। ये उभरी है ना। अगर उभरी सतह पे तुमने कलई की है
तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण। और सोचो अगर धंसे भाग की तरफ कलई कर दोगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसमें हम भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको बता रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में याद आ जाए। जो चीज़ें अभी कवर तो होंगी नहीं, स्टार्ट कर रहे होगे, तो जो चीज़ें तुम्हारी भूल चुकी हैं वो क्या हो जाएं, याद हो जाएं। इसीलिए इन सब चीज़ों को हम लोग जल्दी जल्दी बता करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अवतल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण। इसको नोट्स में लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करो, देखो। ये होता है अवतल, ये होता है उत्तल। अब देख लो दर्पण से प्रतिबिंब बनना, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग जानते हैं, नहीं जानते चलो हम लोग बता देते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डाल लो, इसको थोड़ा सा लिख लो अगर लिखना हो तो। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण है, ये क्या है, कोई समतल दर्पण है। सारे रूल्स जो रहते हैं वो परावर्तन के ही रहते हैं। सारे रूल्स कैसे रहते हैं? परावर्तन के। तो इसमें जो वस्तु रखी रहती है, जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वो होता है आभासी। क्यों? देखो प्रकाश आया और इधर निकल गया, हकीकत में मिल नहीं रहा है। तो देखो जब हकीकत में यहाँ पे मिल नहीं रहा है, सिर्फ डॉट करके हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के। वस्तु भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आभासी वस्तु, एक होती है वास्तविक वस्तु। जैसे भूत, भूत क्या हैं, आभासी वस्तु हैं। क्या हैं? आभासी वस्तु। खैर छोड़ो भूत को। आभासी वस्तु तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, आभासी वस्तु तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और वास्तविक वस्तु है तो वास्तविक पढ़ेंगे, लेकिन आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब तुम्हारे सिलेबस में आएंगे। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश रियल में मिलता नहीं है, रियल में प्रकाश नहीं मिलता है, सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि प्रकाश क्या हो रहा है, मिल रहा है, उसे कहेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। अब जब प्रकाश रियल में मिल नहीं रहा है तो उसको कहीं पे इकट्ठा कर ही नहीं पाओगे, यानी कोई ऐसी लोकेशन ही नहीं रहेगी जहाँ प्रकाश मिल रहा है, सिर्फ हमें महसूस हो रहा है कि वहाँ प्रकाश है। तो आभासी प्रतिबिंब को तुम पर्दे पर नहीं ला सकते, यानी वाइट पर्दे पर नहीं ला सकते। अगर कभी किसी ने सिनेमा में मूवी देखी हो, अगर कोई गाँव से बिलोंग, गाँव का कोई व्यक्ति शहर में गया हो, तो वहाँ पे तुमने देखा होगा थिएटर्स में ऊपर कुछ लगा रहता है, वहाँ से प्रकाश जाता है और पर्दे पे चलता है, तो पर्दे पे हमें चित्र दिखाई देते हैं। अर्थात जो वहाँ प्रतिबिंब ही बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्यों? वास्तविक प्रतिबिंब में रियल में प्रकाश मिल रहा है। देखो प्रकाश मशीन से निकला और कहाँ पे गया, प्रोजेक्टर से निकला मशीन से और पर्दे पे गया, यानी प्रकाश हकीकत में मिल रहा है, तो वो बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? वास्तविक। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहाँ पर मिल रहा है। और जहाँ प्रकाश ना मिले, सिर्फ तुमको ऐसा लगे कि प्रकाश वहाँ पे क्या है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते, समझ गए। हमारे समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। समतल दर्पण का तो सभी लोग जानते हैं, घरों में जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। कैसे होते हैं? समतल दर्पण। तो प्रतिबिंब के बारे में देखना है तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है। कैसा है? आभासी है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा है, यानी वस्तु के बराबर है। कैसा है? वस्तु के बराबर। और तीसरी चीज क्या रहेगी कि जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी है, इधर दर्पण के जस्ट पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लो कि दर्पण के आगे, दर्पण के आगे जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु रखी है ठीक पीछे, ठीक यानी दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर, उतनी
ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को तुम लोग याद रखना, इस बात को लिख लो कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी। और आभासी है तो सीधा भी रहेगा, आभासी है तो सीधा भी रहेगा। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, और जितनी दर्पण के आगे वस्तु रखी है ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या वो हकीकत में बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब तो हकीकत में बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोल देंगे कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर दिख क्या रहा है? प्रतिबिंब तो बनता है तभी तो दिखता है, लेकिन सिर्फ आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी। इस बात को हम लोग समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंबों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक स्पेशल नोट्स भी इसमें रहता है। नोट देख लो, नोट क्या है? अगर तुम्हारे पास एल लंबाई की कोई वस्तु है, एल लंबाई की कोई वस्तु है, इसका तुम्हें पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो तुम्हें कम से कम L/2 लंबाई का दर्पण चाहिए होगा। तो देख लो कि L लंबाई के वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए L/2 लंबाई का समतल दर्पण होना आवश्यक है। समतल दर्पण होना क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है। क्यों? क्योंकि L लंबाई की वस्तु है तो L/2 लंबाई का कम से कम तो होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो फिर वस्तु का प्रतिबिंब दिख ही जाएगा, लेकिन अगर L/2 लंबाई से कम होगा तो फिर वस्तु कुछ ना कुछ भाग उसका छूट जाएगा, पूरा का पूरा वस्तु नहीं दिखेगी। ये सब चीज़ें हमारी 11th में थी, सारी ऑप्टिक्स क्या थी? 11th में थी। पूरा परावर्तन था, सब चीज़ थी। इसीलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आप लोगों को इतना ज़्यादा समझाने का प्रयास करें। बस सिर्फ याद करा रहे हैं कि जो चीज़ें पीछे पढ़े हो, अगर भूल गई हैं तो उनको पढ़ लो, जिनको आती हैं तो वो थोड़ा धैर्य रखें। अगले लेक्चर से तुम लोग यहाँ पे बराबर हो जाओगे। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ गए। इसके आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण वाला देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का सिस्टम क्या है? गोलीय दर्पण का सिस्टम क्या है? देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला देखेंगे अवतल दर्पण से। किससे देखेंगे? अवतल दर्पण से। देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों पर चल करके हम लोग प्रतिबिंब को बनाते हैं। कितने नियम होते हैं? याद करो, 4 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 4। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम होते हैं। देख लो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 4 नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला नियम देखो क्या होता है। पहला नियम क्या होता है इसको देखो। पहले तो हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या होता है अवतल दर्पण? ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह की तरफ क्या हो? कलई हो। उभरी हुई सतह की तरफ कलई हो। बीच में क्या रहेगा? मुख्य अक्ष।
अगर चिन्हावली नाम किसी का नहीं जानते हो तो देखो, जस्ट बीचों बीच दर्पण को काटती हुई एक रेखा रहती है जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही अंत पॉइंट होता है, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस। उसके बाद देखो, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वह बिंदु जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष दर्पण को काटता है उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसको P से लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। और जिस गोले से, कोई ना कोई तो पहले गोला था जिससे गोले से काट करके हम लोगों ने क्या किया है? दर्पण को बनाया है। तो मान लो कि ये कोई क्या था? पहले कोई गोला था, इस गोले से काट करके क्या किया है? दर्पण को बनाया है, तो इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। जिस खोखले गोले से काटकर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले का केंद्र क्या रहेगा? वक्रता केंद्र रहेगा। क्या रहेगा? वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीचों बीच जो बिंदु रहता है उसे कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, या फोकल पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं। फोकस बिंदु क्या रहता है? फोकस बिंदु। इस बात को याद रखना, इस बात को लिख लो इसको। उसके बाद हम लोग पहले नियम पे चलते हैं कि पहला नियम होता क्या है। ये शब्दावली बता रहे थे कि दर्पण में किसको क्या बोलते हैं। अब पहला बिंदु हम लोग लिखते हैं, ठीक है? इसको देख लो, लिख लो, और हम लोग पहला नियम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि पहला नियम होता क्या है। पहला नियम क्या होता है? कोई अवतल दर्पण है, कोई क्या है? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है। अब एक बात तुम लोग जानते हो, समांतर पैरेलल क्या होती है? कोई रेल की पटरी, रेल की पटरी में भी अब कुछ आ जाएंगे, कहेंगे रेल की पटरी तो सर मुड़ी रहती है। मान लो कोई ऐसा पॉइंट है, 2 पॉइंट ऐसे ले लो जहाँ पे रेल की पटरी क्या है? सीधी है, यानी एक लाइन से जा रही है, कुछ इस प्रकार ही जा रही होगी, कुछ इस प्रकार ही जा रही होगी। ये क्या है? समांतर है। ऐसी रेखाएं जिनकी हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस रहे ये वाली, ये क्या रहे? सेम रहे, तो उसे कहेंगे हम लोग पैरेलल। अरे कॉपी में जो लाइंस खींची है ना वो क्या है? सारी की सारी क्या है? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर है। तो इस बात को समझो कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे मुख्य अक्ष के समांतर ही कहेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य फोकस को काटेगी। ये फोकस बिंदु की परिभाषा भी हो सकती है कि कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस से काटेगी, उसे, उस बिंदु को, या जिस बिंदु से काटेगी उसे कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। या इस प्रकार कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। जब कोई प्रकाश की किरण किसमें? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। लिख लो, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। और ये बात तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य फोकस को ही फोकस बिंदु बोलते हैं, जो कि कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर ही होता है। कहाँ होता है? मुख्य अक्ष पर। इसको लिखने के बाद ये वाला चित्र बना लो, ये वाला क्या बना लो? चित्र बना लो। चलो ठीक है। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरा नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम क्या होता
है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, देखो दूसरा नियम क्या होगा। ये क्या है हमारा, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसकी उभरी हुई सतह की तरफ क्या है, कलई है। उभरी हुई सतह की तरफ कलई है। ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। थोड़ा तिरछा तिरछा हो जाए। ये क्या है, मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या था इसके पहले वाला नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। लेकिन अब मुख्य फोकस से आएगी। कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से। कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पे सर कोई लाइट लगाए हैं, कोई लेजर लगाए हैं कि वहाँ से आ रही है, आ रही होगी कहीं से, लेकिन कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से जा रही है। इस प्रकार आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, समांतर हो जाएगी। लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको लिखने के बाद इसको चित्र बना लो। क्या लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और लिखो अब तीसरा नियम क्या होता है। इन्हीं नियम से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। कहाँ पे वस्तु रखी है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। देखो तीसरा नियम देखो क्या होता है। तीसरा नियम, ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। और ये क्या है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे कोई फोकस है, यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है कि वो कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। मुड़ी नहीं है वो, सिर्फ ड्राइंग प्रॉब्लम है। कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। तो जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो अपने उसी मार्ग में बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, लौट आएगी। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो बिना अपने मार्ग में, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो लौट के आ गई, सीधे अपने मार्ग में, उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट करके आ जाएगी। यही है हमारा तीसरा नियम। तो लिख लो कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग में, वापस लौट आती है। क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट आती है। ऐसा लिख लोगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। इसको लिख लीजिए और इस डायग्राम को उसके नीचे बना लीजिए। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट करके आ रही है, उसे कहेंगे हम लोग
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। चौथा नियम देखो क्या होता है। चौथा नियम क्या होता है, ये है कोई अवतल दर्पण और ये है मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष, और ये है हमारा फोकस और ये है वक्रता केंद्र। मान लो नाप करके तो बनाया नहीं गया है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है कि वो ध्रुव पर, किस पर, ध्रुव पर किसी कोण से गिरे, किसी कोण से गिरे, इस प्रकार गिरे, तो वहाँ पे वो किरण सारे के सारे प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करके जाएगी। और जहाँ पे क्या रहेगा, जो दर्पण है वो तो सतह का कार्य कर रहा है, लेकिन जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करेगा। और इस प्रकार अगर थीटा कोण से आई तो थीटा कोण से ही चली जाएगी। ये एंगल आर आई मान लो, तो ये वाला एंगल आर मान लो थीटा, ठीक है ना। जिस कोण से आई उसी कोण से चली जाएगी। थीटा क्या है, थीटा सिर्फ कोण है जिसका सिर्फ मान माना गया है। एंगल आई बोल देते, इसको एंगल आर बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यानी जिस कोण से प्रकाश की किरण ध्रुव पे गिर रही है, किससे कोण पे, मुख्य अक्ष से जिस कोण पे गिर रही है उसी कोण से क्या होगी, वो वापस होके चली जाएगी। अब ऐसे भी दर्पण से ही बोल सकते हो, ए वाला कोण भी और ए वाला कोण भी क्या है, इक्वल हैं। इसको थीटा डैश कहोगे तो इसको भी थीटा डैश बोल दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये टोटल 90 मान लो, अगर इसको एक सतह मान लोगे तो, लेकिन ये तो मोड़ा हुआ है तो ये थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से, किससे, ध्रुव से, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से किसी कोण पर, किसी ध्रुव से नहीं ध्रुव पर लिख लो, ध्रुव पर किसी कोण से, किसी कोण से आपतित होती है, आपतित होती है, होती है, तो उसी कोण पर वह परावर्तित हो जाती है। उसी कोण पर वह क्या हो जाती है, उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस बात में कोई दिक्कत, जिस कोण से आई उसी कोण से चली गई, यानी जिस कोण से यहाँ पे आई उसी कोण से वापस चली गई। इसको लिख लो और फिर इसको भी लिख लो, ठीक है। इन 4 नियम से ही हम लोग अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको बना लेंगे। लगभग सिमिलर नियम ही होते हैं उत्तल के लिए भी। किसके लिए भी, उत्तल के लिए। उत्तल का केस तो बहुत आसान रहता है। अवतल की स्थितियां हम लोग देख लेते हैं, बनाते हैं अलग अलग जगह वस्तु को रख करके क्या होगा सिस्टम। इसको लिख लीजिए, इसको चित्र को बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अभी तो क्या थे, नियम थे, अब स्थितियां देख लो क्या रहेंगी। एक तो छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, छोटे से कॉन्सेप्ट से कितनी स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। स्थितियां क्या हैं, जहां पे वस्तु रख रही है, हर जगह पे जहां वस्तु रखोगे उसका एक अलग स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस जगह पे वस्तु रखी वही होगी दर्पण की स्थिति होगी, कि यहाँ वस्तु रखी यही क्या है, वस्तु की स्थिति है। तो देखो ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी उभरी हुई सतह की तरफ का लई है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण कौन सा है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ से जो केस बन रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी जब आवर्धन पढ़ोगे वहाँ पे समझ में आएगा इसका यूज क्या है, और अभी जब दर्पण सूत्र पढ़ोगे वहाँ पे भी समझ में आएगा कि इसका यूज आखिर है क्या। अब यहाँ से ये समझ के चलो कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो उससे जुड़ा हुआ है, ये ज्वाइंट है। बस स्पेशल रूप से एक चीज़ भी अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ दर्पण सूत्र रिफ्लेक्शन से, उसके बाद सीधा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पे तुम्हारे में दिया गया है। तो देखो इसको देख लो, लेकिन ये ज्वाइंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या है, हमारा ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है। सोचो कि यहाँ पे क्या है, फोकस है,
यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। और जब तुम बहुत दूर चले जाओगे दर्पण से तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिसे बोलोगे अनंत। क्या बोल दोगे, अनंत। अब सोचो वस्तु बहुत दूर रखी है, क्या रखी है, बहुत दूर, यानी वस्तु अनंत पे रखी है। किस पे रखी है, अनंत पे। जब वस्तु पहली बात अनंत पे रखी है तो ये हो जाएगी पहली स्थिति। और अनंत क्या है, अनंत एक ऐसा बिंदु। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वस्तु से चारों दिशाओं में निकलता है, प्रकाश वस्तु से चारों दिशाओं में निकलता है। तो किसी कोण पे भी निकलेगा, तो जितने भी कोण इस ऐसे बिंदु पे इतनी दूर रहेगी वस्तु कि अगर थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ प्रकाश निकल रहा है तो वो दर्पण तक नहीं पहुंचेगा, दर्पण से नहीं टकराएगा, इधर ऊपर से या इधर से कहीं से निकल जाएगा। यानी जो सीधा समांतर जो प्रकाश आ रहा है वही प्रकाश आ पाएगा। यानी अनंत से आने वाली वस्तु से जो प्रकाश रहता है वो सारा का सारा मुख्य अक्ष के समांतर रहता है। ये बात समझ में आई कि सारा का सारा प्रकाश कैसा रहता है, मुख्य अक्ष के समांतर। उस बिंदु को कहते हैं अनंत। तो अनंत यानी बहुत दूर, अनंत यानी बहुत दूर, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, अनंत और वक्रता के बीच में अगर वस्तु रखी है, दूसरी स्थिति। अब देखो बीच क्या होता है, मान लो कि तुम्हारी क्लास में एक टेबल है, क्या है, टेबल। टेबल तो जानते ही हो क्या है, टेबल। उस पर बैठा है एक चुन्नू बैठा है और एक क्या बैठा है, मुन्नू बैठा है। अब सोचो कहें एक बैठा है, कोई और लड़का बैठा है, मान लो सुन्नू बैठा है, ये है चुन्नू, ये है मुन्नू, ये है सुन्नू। तो अगर कोई कहेगा कि सुन्नू कहाँ बैठा है तो कहेंगे कि चुन्नू और मुन्नू के बीच में बैठा है। सुन्नू कहाँ बैठा है, चुन्नू कहाँ, सुन्नू कहाँ बैठा है, सुन्नू, ये है सुन्नू, ये है चुन्नू और ये है मुन्नू। तो सुन्नू बैठा है चुन्नू और मुन्नू के बीच में। अब सोचो अगर इसको सुन्नू को चुन्नू की नकल करनी है, थोड़ा इधर खिसक गया, और अगर इसको मुन्नू की नकल करनी है तो थोड़ा इधर खिसक गया, तब भी सुन्नू माना क्या जाएगा, मुन्नू और चुन्नू के बीच में ही माना जाएगा। तो बीच समझ में आई। अब चाहे वस्तु यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, हर जगह मानेंगे कि वो वस्तु वक्रता और अनंत के बीच में ही है। आई बात समझ में। बीच का मतलब क्या है कि क्या मानेंगे, चाहे जहाँ भी रहे मानेंगे कि अनंत और वक्रता के बीच में है, दूसरी स्थिति। तीसरा मान लो कि जब वस्तु वक्रता पर ही हो, जब वस्तु वक्रता पर ही हो, तो ये हो जाएगी तीसरी स्थिति। सोचो जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में हो, चौथी स्थिति। जब वस्तु फोकस पर ही हो, पांचवी स्थिति। अब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, छठवीं स्थिति। ध्रुव पे तो रख नहीं सकते, ये तो क्या है, कांच के बीच का अंदर है, पॉइंट है, उस पर कहाँ ध्रुव पे रख पाओगे। तो 6 स्थितियाँ होती हैं टोटल। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं। तो आज हम थोड़ा चलते हैं, हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आज बुखार था, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कोई नदी है, और अब गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। पहले तो हम जैकेट वैकेट पहन के आए थे, सोचे थे ठंडी लग रही है तो थोड़ा कम हो जाएगा, और अब सेहत भी बिगड़ रही है कि खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग तरीके से कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और अब ये मान के चलो कि सिलेबस की ही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस की चीज़ें पढ़ेंगे। सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करने का क्या मकसद था सर, सेकंड फिजिक्स आसान है? नहीं, फिजिक्स पूरी ही आसान है, पूरी की पूरी फिजिक्स क्या है, आसान है। हम बोल भी नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन बोल रहे हैं पूरी की पूरी फिजिक्स क्या है, आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि पूरी फिजिक्स क्या है, आसान है। जैसे ही ऑप्टिक्स खत्म करते हैं, क्योंकि अब कुछ सिलेबस तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, शुरुआत के चैप्टर तुम्हारे लगभग कोचिंग्स में कंप्लीट होंगे, या तो स्कूल में होंगे, या तो खुद से किए होंगे कहीं से, यूट्यूब से और अदर जगह से, वीडियो से। तो जब शुरुआत के चैप्टर पढ़ लिए हैं तो अभी तुरंत शुरुआत के पढ़ाएंगे तो पीछे का सिलेबस क्या है, तो पीछे से अगर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा तो क्या रहेगा, पीछे की चीज़ें कवर होंगी, और जब फिर आगे से पढ़ेंगे कुछ दिन बाद तो आगे वाला रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और जो नए बच्चे पढ़ेंगे वो भी घबराएंगे नहीं, लेवल हम लोग 0 से उठाया करेंगे और अपर लेवल तक लेकर के जाया करेंगे, IIT JEE तक, फाउंडेशन तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कमी ऐसी तो है नहीं कि क्लास है, कोई गधा बच्चा बैठा है टोक देगा कि सर लेवल अब बहुत ज़्यादा जा रहा है, हाई जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। यहाँ तो हम लोगों के पास क्या है, फ्रीडम है कि हम लोग कितने भी डीप जा कर के पढ़ सकते हैं, कितने भी कठिन लेवल से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो
तो हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी पढ़ाएंगे IIT JEE फाउंडेशन तक हम लोग लेके चलेंगे, मेंस लेवल तो टच करके चलेंगे, एडवांस का प्रॉमिस नहीं करेंगे। 12th का बैच है तो 12th के बोर्ड को ही कवर करके चलना है, लेकिन बोर्ड के लिए जो चीज़ें पढ़ेंगे वो इतनी हार्ड पढ़ेंगे, इतने लेवल अप करके पढ़ेंगे कि हम लोग मान के चलें कि मेंस तक हम लोग कवर करके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को, सभी मित्रों को वीडियो को भेज देना है, सभी मित्रों को वीडियो को भेज देना है, जिससे हमारी संख्या क्या हो, हमारी फैमिली बढ़ती चले, हम लोग थोड़ा सा ग्रो करते चलें सभी लोग। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, सभी लोग बच के रहें, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मच्छरों से बचें, सफाई करें, अपने आसपास कर लें, जिससे सब सही रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।